in position is called as displacement और distance मतलब total path covered by the body. मतलब अगर हम ऐसे जाते हैं सर, ऐसे यहाँ से यहाँ गए, let me call this point as P and this point as Q, और हम P से Q पे पहुंचे, तो अगर हम P से Q पे जा रहे हैं सर, तो ये जो P से Q तक का straight path हो सकता था, shortest path, that will be simply called as displacement. ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, and this will be called as distance. तो distance and displacement इस तरह से हम find करते हैं. Distance का मतलब actual path length along which the body has moved, और displacement का मतलब the shortest path length that can be between initial and final position. Next point, ये तो distance और displacement की बात है, बचपन से आपको मालूम है. Next point, we move to the next point which is average speed. ठीक है, V average. एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ. तो एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब आप लोगों को मालूम होगा सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये आपको एवरेज स्पीड कहलाता है. इसी तरह से हम एक स्पीड डिफाइन करते हैं जिसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx by dt. ये तो याद होगा ना सर. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सही कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है. इसी तरह से सर एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, पहले मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, उस पर फिर हम आगे बात करेंगे, तो घबरा मत. एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट. ऑब्वियसली बात है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे लिखना हो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? तो सर dx by dt अगेन, बट हियर dx by dt विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग. dx by dt में x इज पोजीशन. ठीक है, x इज पोजीशन, और यू कैन से इट इज डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं सर? तो वेलोसिटी निकालने का तरीका, ये जो हम वेलोसिटी निकालने का तरीका, जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा. और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपली चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ पार्टिकल वाज एट दिस पोजीशन, लेट्स से दिस पोजीशन हैड अ कोऑर्डिनेट ऑफ x1 and particle reaches to some new position which has a coordinate of x2. तो सिंपली जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है सर, डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन. ठीक है, हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपली हम लिख सकते हैं x2 माइनस ऑफ x1, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अगर आप ध्यान से देखो, ये तो इतना ही होगा ना. अच्छा सर, अगर पाथ ऐसा नहीं भी होता और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं एंड पाथ ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट पाथ नहीं होता, मान लो कि ये पाथ ऐसे होता सर, ऐसे, तब भी अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं तो यही कहूंगा कि सर सिंपली द डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन. तो अगर मुझसे कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट कितना, तो सर इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, x2 माइनस x1. इसका मतलब whenever we are supposed to find the displacement, what will do, we will find the positions and then we will take the difference. That difference of positions of the body, initial and final positions of the body, will be simply called as displacement. और उस displacement को अगर हम time से divide कर दें, तो that will be called as average velocity. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी तो हम ऐसे निकालते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम dx by dt से निकालते हैं. ठीक है, कोई कष्ट वाली बात तो नहीं है सर. इसी तरह से एक और छोटा सा पॉइंट, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आप सबको मालूम है कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ये सब बच्चों वाली बातें हैं सर, थोड़ी रफ्तार में बात करेंगे इस पर. एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल. दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन. दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, राइट. और इसमें आपको ये बात मालूम है कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस केस में एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा. इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, जो भी कह लो, या तो इसको आप रिटार्डेशन कहते हो या डिसेलरेशन कहते हो. अच्छा सर, इसमें अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी कैलकुलेटेड बाय dv by dt. दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. अच्छा, इसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि dv by dt मल्टीप्लाइड बाय dx by dx.
इसका मतलब वी कैन इवन राइट दिस एज dx by dt multiplied by dv by dx. So finally we can write instantaneous acceleration also as v dv by dx. This is also the way of writing the acceleration. सर दोनों इक्वेशन का यूज क्या है सर? अगर इफ यू हैव वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आपको वेलोसिटी समय के साथ गिवन है, टाइम के साथ गिवन है, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर और मैं आपसे कहूं एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो इस केस में आप क्या करेंगे? dv by dt करेंगे सर ऑब्वियसली। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको वेलोसिटी दे दूं एज अ फंक्शन ऑफ x, फॉर एग्जांपल मैंने आपको वेलोसिटी बोला कि v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, where x is position of the particle, और इस केस में इफ आई आस्क यू द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी सर v dv by dx, because if you have velocity as a function of x, so you will take acceleration as v dv by dx, and if you have velocity as a function of time, you will take acceleration as dv by dt. I hope I made my point clear. ये सब बेसिक बातें आपने नोट कर लिया या नोट नहीं करना तो आप बताइए, मैं आगे बात करता हूँ, और अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए जल्दी। सर बीच बीच में ना बोलते रहना पड़ेगा सर, तो ये ऐसा लगता है कि अपन पढ़ रहे हैं। सर डिफरेंस और चेंज में क्या फर्क है? देखो डिफरेंस एंड चेंज में कोई फर्क नहीं है, चेंज और डिफरेंस एक ही बात है। जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज का मतलब ही होता है कि हम दो चीज वैल्यूज का डिफरेंस निकालते हैं, और वो दो वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं सर? एक फाइनल वैल्यू होती है और एक इनिशियल वैल्यू होती है। तो चेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस। चेंज समझ नेगेटिव आई में आ बात? सकता है? यस ऑफ कोर्स चेंज नेगेटिव में भी आ सकता है। सर अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो आज मेरे पास 100 रुपए हैं, कल 200 हो गया, तो कितने रुपए का चेंज आया? तो 200 माइनस ऑफ 100, ये तो मेरे पास चेंज आया। तो 200 माइनस ऑफ 100 करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये चेंज जो है पॉजिटिव आया। पॉजिटिव चेंज का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल वैल्यू है मेरी वो इनिशियल वैल्यू से ज्यादा है, ये मतलब हुआ पॉजिटिव चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू मेरी ज्यादा है और इनिशियल वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम है। लेकिन अगर सर उल्टा कर दूं कि मेरे पास आज 200 रुपए हैं और कल 100 रुपए बच जाए बस, तो भी सर मेरे पैसों में चेंज आया है। अब अगर मैं चेंज निकालूं तो चेंज अभी भी यही होगा, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, बट अगर मैं ये करता हूं तो ये चेंज नेगेटिव 100 आएगा ना। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से कम है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है इस केस में, और इस केस में वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो चेंज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इवन इट कैन बी जीरो। अगर मान लो कि सर चेंज ही नहीं हुआ तो चेंज जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास आज भी 100 रुपए हैं, कल भी मेरे पास 100 ही रुपया रह गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट चेंज विल बी जीरो, बिकॉज कोई चेंज ही नहीं हुआ सर मेरे अमाउंट में। समझ गए सर? ओके, और किसी का कोई पॉइंट? बोलो बोलो, बिंदास बोलो, शर्माओ नहीं। वैसे भी अपन एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं तो शर्म किस बात की। ये सारा बेसिक पॉइंट क्लियर है सर, आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। जी क्या कह रहे हैं सर? थोड़ा तेज सर पिछली स्क्रीन कर दीजिए। किसको? सर पीछे वाली स्क्रीन। अच्छा पीछे वाले स्लाइड पे आ जाऊं, ये? जी सर। ठीक है। अब इन सब पे ना बेटा ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है इस पे हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसकी बात करेंगे। बट पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो, उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन समझाता हूँ। हो गया सर? यस सर। ओके, आई एम गोइंग टू द स्लाइड नंबर 2। इसमें अगर कुछ नोट करना है तो करिए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। सर ये हो चुका है। ओके गुड। तो चलिए क्वेश्चंस पे बात करना शुरू करते हैं सर। बेसिक क्वेश्चन में मैं एक बात बता दूं
बहुत बेसिक कहानी से मैं शुरू करूंगा और उसके आगे मैं लेवल ले जाऊंगा। और मैं आपको एक बात 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि आज कुछ ना कुछ तो नया सिखा दूंगा, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब पहली चीज मैंने लिखा और एकदम नई हो जाए वो आपके लिए। भाई स्पीड या वेलोसिटी वो आपके लिए नई नहीं है, चाहे मैं उसको कैसे भी लिख लूं, ठीक है। वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो वो नई नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बना सकता हूं मैं, उस क्वेश्चन में मैं वेरिएशन कर सकता हूं और वो नए फॉर्म के क्वेश्चंस मैं आपको जरूर कराऊंगा आज। बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए सर, मेरा पॉइंट ये है, सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड पे बात कर रहा हूँ, बेसिक बेसिक बातों पे। फॉर एग्जाम्पल सर, एवरेज स्पीड का बेसिक मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मेरा बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप कर सकें तो, बहुत बेसिक सा सवाल। आपसे बोला गया कि अ पॉइंट ट्रेवर्स हाफ ऑफ द टोटल, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ पार्टिकल ट्रेवर्स, ट्रेवर्स मतलब कवर्स, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस with a speed v0, right? And the remaining half it covers with a speed v1 and v2 for equal intervals of time. Find the average speed. क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन लिखिएगा, मैं ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन लिखिए, a particle covers half of total distance with a speed v0 and remaining half it covers with a speed v1 and v2 for equal intervals of time. Find average speed. Write down this question. I'll explain you this question and then we'll solve. सर आपसे कहता है कि एक पार्टिकल है and that particle covers half of the total distance with speed v0. अब जो remaining half of the distance बचा उसको ये पार्टिकल दो तरह से कवर कर रहा है। Some part of the remaining distance it covers with a speed v1 and the remaining part of that distance it covers with a speed v2. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि what is the average speed for this particle? सर नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. जी सर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि अगर मान लो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस दैट द पार्टिकल कवर्स इज डी। देखो एक बात याद रखो, इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। पहली बात तो ये, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा दैट कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। वो डिस्टेंस के टर्म्स में तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड्स गिवन है। तो मेरा आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड के टर्म्स में हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस अननोन है। तो अननोन क्वांटिटी के टर्म्स में आई कैन नॉट हैव माय एवरेज स्पीड। अब पॉइंट सुनो, पॉइंट ये है कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब ये अगर मान लो हाफ, इसका मतलब है कि d/2, ये हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस दिस पार्टिकल कवर्स विद स्पीड v0। तो सर कितना डिस्टेंस बच गया? ऑब्वियसली बाकी का d/2 बच गया। इज इट क्लियर भाई? अगर उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया तो आधा तो बचा। जी अब ये सर। आधा, ओके, तो सर आधा डिस्टेंस वो कैसे कवर कर रहा है वो सुनिए। आपसे कहता है कि ये आधा डिस्टेंस पार्टिकल कवर कर रहा है विद टू डिफरेंट स्पीड्स, विद स्पीड v1 एंड विद स्पीड v2, ठीक है। अच्छा, जितनी v1 से जितने टाइम तक वो चलता है उतने ही टाइम तक वो v2 से भी चलता है। दीज टू स्पीड्स आर नॉट सेम, बट द टाइम for which the particle moves with speed v1 is same as the time for which the particle moves with speed v2. v1 से भी t टाइम तक चल रहा है तो v2 से भी t टाइम तक चल रहा है। ऑल्दो एक बात याद रखो कि अगर मैं डिस्टेंस निकालू ना, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूं, v1 स्पीड वाला डिस्टेंस, तो ये v1t होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा v2t वो कुछ और होगा। ये दोनों डिस्टेंसेस सेम नहीं होंगे। हाँ, अलग बात है कि इन दोनों डिस्टेंस का सम ये d/2 ही आएगा, बट दीज टू डिस्टेंसेस वुड नॉट बी सेम बिकॉज देयर स्पीड्स आर नॉट सेम। आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। एक बात याद रखो, आपका आंसर कैन नाइदर बी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इट कैन नाइदर बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट।
मतलब आपने t और d माना है, बट यू विल हैव टू एलिमिनेट दिस। आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए, इट शुड ओनली बी इन टर्म्स ऑफ स्पीड्स v0, v1 एंड v2। अब मुझे बताओ कि क्या आप ट्राई करना पसंद करोगे या शुड आई सॉल्व? ट्राई करेंगे। मैं आपको फिर से एक बात रिमाइंड कर दूं कि एवरेज स्पीड का सर एक ही मतलब होता है, and the average speed means total distance upon total time. Average speed has only a single meaning, और इसका मतलब होता है total distance by total time. अब आप देखिए, अगर आपसे हो रहा हो तो मुझे मजा आएगा, अच्छा आपको भी अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। Total distance by total time. This is the only formula for average speed. सर पहले आपको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? सर टाइम नहीं गिवन है। पहले वाले में आपसे कहता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट कवर्स विद स्पीड v0, मतलब टाइम आपको कहीं भी गिवन नहीं है। और दूसरे में भी टाइम गिवन नहीं है, वो आपसे ये कहता है कि द टाइम टू कवर या टाइम विथ विच इट कवर्स सम डिस्टेंस विद स्पीड v1 इज t सम टाइम, और v2 स्पीड से भी उतने ही टाइम तक वो चला है, मतलब द टाइम विद फॉर विच he moved with speed v1 is same as the time for which he moved with speed v2। लेकिन वो टाइम की वैल्यू कहीं भी गिवन नहीं है सर, टाइम इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। चलो मैं सिखाता हूं आपको, ठीक है। मैं आपको एक ये वाला सवाल बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आगे आप बात करेंगे। देखिए सर, पहली बात तो ये, आप एक बात सोचो कि हमें एक बात, सिंपल सी बात मालूम है कि एवरेज स्पीड का एक ही मतलब होता है सर, टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, बट हमने मान लिया है, एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट डिस्टेंस टू बी डी। ये टोटल डिस्टेंस हमने डी मान लिया है। तो अगर सर हम टोटल टाइम को भी लिख पाए, तो टोटल टाइम को अगर हम लिख पाए और दोनों को डिवाइड कर लें तो बन जाएगा काम। अब एक बात समझो सर, एक बात समझो, स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्पीड कैन बी रिटन एज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसी भी इंटरवल में। तो यहां से हम टाइम को ऐसे लिख सकते हैं सर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ ना बताइए सर, यस सर। टाइम को हम डिस्टेंस अपॉन Yes, स्पीड sir. लिख सकते हैं बेटे। जी अब मुझे सर। एक बात बताओ, ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, P टू Q, यहां से जब आप जा रहे हो P से Q, तो P से Q में आई नो द डिस्टेंस इज D by 2 एंड आई नो द टाइम इज V0। तो इसका मतलब है टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q, टाइम इन गोइंग फ्रॉम P टू Q कैन बी रिटन एज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज D by 2 अपॉन स्पीड विच इज V0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ D by 2 V0। दिस इज वन ऑफ द टाइम दैट वी हैव गॉट। अब हमें दूसरा टाइम चाहिए, मतलब यहां से Q से S तक का। अब ये भी टाइम हमें मेंशन नहीं है, बट इसको समझो। मुझसे ये बोला गया कि जितना टाइम वो V1 से चला है उतनी ही देर तक वो V2 से भी चला है। अब एक बात बताओ बेटा कि V1 से जो उसने डिस्टेंस कवर किया विद स्पीड V1 और जो डिस्टेंस उसने V2 से कवर किया, इन दोनों डिस्टेंस का सम अगर मैं कर दूं तो D by 2 होगा या नहीं होगा? बेटा मेरी बात सुनना सर, क्या मैं ये कह सकता हूं QR प्लस ऑफ RS इज नथिंग बट D by 2? सोच के देखो ये सर, बोलो, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है ना नो सर। कि नहीं सर सर। No, sir. ये वाला तो डिस्टेंसेस का सम D by 2 ही होगा। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम लिख कैसे सकते हैं? तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ध्यान से देखिए सर, हम ये कह सकते हैं V1 मल्टीप्लाइड बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय T प्लस ऑफ V2 मल्टीप्लाइड बाय T इज इक्वल टू D by 2 लिख सकते हैं सर।
इसका मतलब हम इसमें t कॉमन निकाल लें तो v1 प्लस ऑफ v2 इज इक्वल टू d/2 लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t कैन बी रिटन एज इक्वल टू d अपॉन ट्वाइस ऑफ v1 प्लस ऑफ v2। ठीक है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब हम एवरेज स्पीड लिखेंगे। अब मुझे बताओ क्या क्या लिखूं मैं एवरेज स्पीड लिखने के लिए? न्यूमरेटर में क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं? डी, बहुत बढ़िया, ऊपर डी लिखूं, नीचे टाइम लिखूं। टाइम जी कौन सर। कौन से हैं? दो वैल्यूज ऑफ टाइम है, एक तो टी पी क्यू जो आधा डिस्टेंस कवर करने वाला, तो d/2 v नॉट लिखूंगा सर, प्लस ऑफ, नेक्स्ट क्या लिखूं सर? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ टाइम सर। हाँ d/2 बताइए। v1 प्लस डी बाई, बहुत बढ़िया। क्या ये सही लिखा मैंने? ये सिर्फ इतना टाइम इस बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये लिखो, ये जो मैंने सेकंड वाला टाइम लिखा, इज इट करेक्ट या इसमें कुछ कमी है? सही है सर सही है। सर? नहीं नहीं सर, सही नहीं है। जब आपने सिर्फ ये लिखा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सिर्फ टी की वैल्यू है, टी की। अब यहाँ पर देखना जरा सा, यहाँ पर एक बार टी है या दो बार टी है? 2 बार d है सर। यस सर। दो बार टी है ना, तो Q से S जाने का जो टोटल टाइम लिखूंगा मैं T प्लस टी मतलब 2T, राइट? अगर आपको समझ में आई हो बात, इसका मतलब इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि ये तो आपने T की वैल्यू निकाला ना, लेकिन बाद वाला जो टाइम है वो तो T नहीं है, वो तो T सिर्फ एक स्पीड का टाइम है, मतलब V1 से वो T टाइम तक चला है, तो V2 से भी तो T टाइम तक चला है, तो दोनों टाइम को हम ऐड करेंगे ना, और दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो T प्लस टी मतलब 2T, तो इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, डी डी कॉमन लेके हर जगह कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन अगर देख लेना आप, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2v0 v1 प्लस ऑफ v2, और नीचे जो बच जाएगा, मैं सिंप्लीफिकेशन करके दिखा नहीं रहा हूँ, आप ये बहुत आसान सा है, ये आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा सर। अब मुझे बताइए इसमें कोई कष्ट है आपको, कोई दिक्कत? नहीं सर। बच्चों वाला सवाल है सर। बस हमने क्या याद किया, हमने बस इतना याद कर लिया कि सर एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये सिर्फ सिंपली याद कर लिया सर अब। ठीक है, तो इसको इरेज कर सकता हूं अगर आप नोट कर चुके हो तो। नो सर, अभी नहीं हुआ, एक मिनट। पीछे वाले स्लाइड पे जाऊं? नो सर। सर वो हो चुका है। सर लेबलिंग वो हो करनी चुका है, करना। एक बार कर देता हूँ, ठीक है। सर चलो आगे। सर स्लाइड कीजिए। स्लाइड कर दो। चलो एक दो और बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे सर। एक दो और बेसिक क्वेश्चन थोड़ी जल्दी में। सर इरेज कर दूं ये अब? यस सर। आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में रुक जाओ। ओके। वैसे एक बात याद रखो, अभी तो स्क्रीनशॉट लेके काम चल जाएगा, बट एक बात याद रखो कि जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपको अपने पास रजिस्टर भी रखना है। रजिस्ट्री तो है। रजिस्टर है सर अभी। अच्छा अभी रजिस्टर है, सर उसी स्क्रीनशॉट में ले नोट रहे हो? कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है चलो, यस सर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, इरेज कर दूं? जी सर। नहीं ठीक है सर। लाना दूसरी। नहीं लिखा था तो लिख लो जल्दी। तुम लोग खेलो बाहर या तो नहीं खेलो। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इधर भी तो करना है। अच्छा बातें बातें यार माइक के पास ना करो प्लीज, मेहरबानी करके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उससे। अब मेरी बात सुनिए सर, एक दो और बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे अपन लेवल पे बढ़ाएंगे। देखो मैंने पोजीशन लिखा, पोजीशन इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t, ये x की वैल्यू है। x का मतलब है पोजीशन, पोजीशन मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, ठीक है, दैट इज बेसिकली द पोजीशन। एंड t इज टाइम, t मतलब टाइम की वैल्यू, t मतलब टाइम है। इसका मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम, ये जो पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है, आपको दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा है। फाइंड, आपको पहला पार्ट ऑफ द बहुत बेसिक सा सवाल 11th के चूजों को कराया जाता है, बट आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं करा रहा हूं। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन
t is equal to 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है कौन से टाइम के बीच में, t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा पॉइंट है इसका कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू लेट्स से 2 सेकेंड्स। ये दो पार्ट है आपके क्वेश्चन के। आपको बिल्कुल चूजों वाला सवाल अभी करा रहा हूं मैं, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट है सर कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और दूसरा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 and 3 सेकेंड्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो अब पॉइंट ये है सर कि एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। तो अभी मैंने आपसे बताया था कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपने निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो उसके लिए मैंने आपसे बोला था कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। अब डिस्प्लेसमेंट सर कैसे निकालें, यहां पर तो ये x का फंक्शन गिवन है या x की इक्वेशन है। तो x की इक्वेशन में मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि आप फाइनल पोजीशन निकाल लो, इनिशियल पोजीशन निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और नीचे आप लिख दो t फाइनल माइनस ऑफ t इनिशियल। आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही हो। फाइनल पोजीशन का मतलब है द वैल्यू ऑफ x एट फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम, और फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम कितना है 3 सेकंड्स। तो x की वो वैल्यू जो 3 सेकंड्स पे मुझे मिलेगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल पोजीशन, और x की वो वैल्यू जो मुझे 1 सेकंड पे मिलेगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द इनिशियल पोजीशन। पहले निकाल लो वो। तो सर कैसे निकालेंगे, बच्चों वाली बातें बिल्कुल। x इनिशियल भाई t इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा सर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 into 1 दैट मींस इक्वल टू 6 मीटर। सिमिलरली t की वैल्यू 3 पुट कर दो तो फाइनल पोजीशन निकल आएगी। तो 4 into 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 into 3, तो 4 into 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 और 4 36, 36 प्लस ऑफ 6 42। सर सही कर रहा हूं। सर तो सर एवरेज वेलोसिटी सर कितनी हो गई सर, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 42 माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ टाइम। टाइम की डिफरेंस कितना है 3 माइनस ऑफ 1, दैट मींस 42 में से 6 घटा दो 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मतलब अगर आपको x गिवन है एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, तो आप x फाइनल निकालेंगे, x इनिशियल निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस लेके रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप चेंज इन पोजीशन पता करेंगे और उसको टाइम के चेंज से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा सर इसमें इंस्टेंटेनियस भी पूछा है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करूं सर। तो एक बात तो ऑब्वियस है सर, इंस्टेंटेनियस जब भी निकालना होगा तो आपको एक ही फॉर्मूला है, डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ x। आप x को डिफरेंशिएट कर दो। x है कितना यहाँ पर 4t प्लस टी स्क्वायर, मतलब d बाई डी टी अगर मैं कर दूं ऑफ x, तो दिस आई विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हिच इज 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t। इसको डिफरेंशिएट अगर करूंगा तो आपको शायद डिफरेंशिएशन आता होगा, और जिसको नहीं आता है मेडिकल वाले को वो मुझसे अलग से पूछ लेंगे जब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना कहां पर था, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड वी आर सपोज टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ 2 दैट इज 16 प्लस ऑफ 2 18 मीटर पर सेकंड अगेन। डिड यू अंडरस्टैंड। जी सर। तो सर इसको भी नोट करिए, बच्चों वाली बात है। एक और थोड़ा सा एक और बच्चों वाला सवाल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम सर। सर अगर इरेज मतलब आप नोट कर चुके होंगे तो मुझे एक बार बता दीजिएगा ताकि मैं इरेज करके आगे फिर बात कर सकूं। सर ये वाला हो चुका है। नोट कर लिया। ठीक है सर, ओके सर, ये वाला देख लो, ये भी कर लिया। कर लिया। अब एक सर और पिछली क्वेश्चन। वाली स्लाइड नहीं हुआ था सर। ओके सर, ये लो। 1 मिनट सर।
हो गया सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आपके लिए मैं दे रहा हूँ, मतलब आप पहले ट्राई करेंगे और नहीं होगा तो मैं करूंगा, वो भी आसान सा ही सवाल है, जस्ट टू रिमाइंड यू द फॉर्मूला, दैट्स इट। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना जो भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा सर ये है कि t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ 3, ये क्वेश्चन है। t इज टाइम एंड x इज पोजीशन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, t का मतलब टाइम और x का मतलब है पोजीशन। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0। आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, आपको ये इक्वेशन आपको गिवन है, आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाए। करो। x मतलब पोजीशन और t मतलब टाइम। पिछली स्लाइड करना एक बार तो नोट क्या करूं? पिछली स्लाइड। पिछली स्लाइड इंटेंस ये जहाँ आपने इंटेंस वाला सोल्व करा था। वो तो अब डिलीट हो गया बेटा, तो मैं उसको फिर से कर देता हूँ। ये वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं लास्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर देता हूँ कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस ऑफ 2t करिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 8t, इसका डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2t इंटू 4 इज इक्वल टू 8t, और इस 2t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सर 2। आता है डिफरेंशिएशन सर आपको? ईमानदारी से बताना। NX 2 हाँ minus वही 1 NX 7 वही बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात। अब ये आ गई इक्वेशन। अब हमसे पूछा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो t इक्वल टू 2 सेकंड्स के लिए t की वैल्यू कितना पुट कर दो? 2 पुट कर दो यहाँ पर, तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ 2। समझे? तो दिस विल बी इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी योर आंसर फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स पे दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सर इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आप लोग अगर मेरी बात समझ रहे हो तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, हमसे कहता है कि टाइम की वो वैल्यू बताओ जिस पर हमारी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है सर, सुन रहे हो? टाइम की वैल्यू यस सर। बताओ जिस पर हमारी वेलोसिटी 0 होगी। तो कैसे करें सर, कैसे सोचें? तो इसको सोचने का अलग अलग तरीका है, आप जैसे इक्वेशन सॉल्व कर लो, बट हम ऐसे करेंगे सर। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ 3? सर अगर मुझे वेलोसिटी चेक करना है ना, तो वेलोसिटी के लिए हमें एक बात मालूम है ना कि वी हैव टू फाइंड आउट dx by dt। सर वेलोसिटी चेक करना है तो dx by dt, ये तो करना है हमें। इसका मतलब हमें x को डिफरेंशिएट करना है, तो x को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने x को एक तरफ कर दिया और बाकी टर्म को मैं एक तरफ ले जा रहा हूं। अच्छा, यहाँ पर रूट है, आप चाहो तो अभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें या दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दें, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर? सर ऐसा कर सकता हूं। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, यहाँ t माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा आसान करने के लिए बस ये किया है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 60। ये क्या किया सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सर हम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें सर, dx by dt, और dx by dt करेंगे हर टर्म का, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2t। 9 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6। देखो ध्यान से, 9 कांस्टेंट है सिर्फ, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। 6t का डिफरेंशिएशन 6 विल बी एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो दिस विल बिकम 2t माइनस ऑफ 6। करेक्ट है सर? अब हमसे कहता है वेलोसिटी 0 कब होगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं फॉर v टू बी 0, फॉर वेलोसिटी टू बी 0, वेलोसिटी को 0 होने के लिए क्या मैं कह सकता हूं कि 2t माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 2t शुड बी इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। इसका मतलब 3 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर है सर?
सर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भूल चुका हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो जेई वाला बच्चा 1 मिनट थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो सकती है मेडिकल के तैयारी करने वाले बच्चों को, क्योंकि उनके पास बायो है। तो मैं जरा सा फॉर्मूला सिर्फ रिमाइंड करा देता हूँ डिफरेंशिएशन का, फिर आगे बात करूंगा। पहले इसको नोट कर लो सर, क्योंकि यस सर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना गाड़ी चलेगी नहीं सर अपनी। इंटरनेट कॉल कट जाती है ना। हो गया? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर। हाँ अपना प्रोग्राम। ये तीनों बताऊंगा, बट ये पहले हो गया। तो सर बस ये 3 जरूरी है ना? बिल्कुल, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर के बिना फिजिक्स समझ ही नहीं आएगी। और सर ग्राफ्स का भी बेसिक मैथ होता है क्या? ग्राफ्स तो ग्राफ जब हम पढ़ाते हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो इस चैप्टर में हम ग्राफ पढ़ेंगे, तो वो खुद ही ग्राफ में वो चीजें जो जरूरी है वो बता दी जाती हैं। उसके लिए बेफिक्र हो, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन फिलहाल के लिए याद दिला देता हूँ कि डिफरेंशिएट जब हम करते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि t टू द पावर n है, उसके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम t के रिस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला होता है nt टू द पावर n माइनस 1। जैसे मान लो सर मैं आपसे कहूँ d बाई डी टी ऑफ t क्यूब, तो ये हो जाएगा 3t 3 टू द पावर माइनस 1, मतलब 3t स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, वो सिंपली ये बात याद रखनी है अभी फिलहाल कि d बाई डी टी, और मान लो कि हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब k, और k यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन आंख बंद करके 0 लिख दो। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो अगर हम कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ले लेते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगी सर। तो जब कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा? 0। भाई वो चेंज ही नहीं हो रही है। तो अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगर मान लो वी हैव डी बाई डी टी ऑफ के वेयर के इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू एक्स टू द पावर n, अगर ऐसा है कि कांस्टेंट भी है हमारे पास और साथ साथ उसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल भी है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, कांस्टेंट को एज इट इज रख देते हैं, और जो वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल वाला टर्म, इसको टी ले लेता हूं, वेरिएबल वाला टर्म है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। और वेरिएबल टर्म क्या है? टी टू द पावर n है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम लिखेंगे के एन टी टू द पावर n माइनस 1। भाई याद आ गया थोड़ा थोड़ा पॉइंट? ये अभी मेन 3 टर्म्स यूज हो रहे होंगे आपको। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं, अगर मान लो कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ, अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी टू द पावर n1 है प्लस या माइनस ऑफ टी टू द पावर n2 है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें हर टर्म को हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग। इसके डिफरेंशिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है दूसरे वाले का, और दूसरे वाले के डिफरेंशिएशन से पहले वाले का कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे n1t n1 माइनस ऑफ 1, ठीक है, प्लस ऑफ n2t n2 माइनस ऑफ 1। क्या मेरी बात हजम हुई है आप लोगों को? भाई जिसको जी सर। डिफरेंशिएशन भूल गया था उसको याद आ गया कुछ कुछ? यस क्योंकि सर। बेटा आगे हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन, फिर कभी फुर्सत में आप लोगों को सिखा दूंगा जो मेडिकल वाले हैं। अभी तो फिलहाल इसमें आगे बात कर लेते हैं। सिर्फ टी का अब देखिए सर, डिफरेंशिएशन 1 होगा। जी सर, सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना? किसका मतलब किसका किसका? जैसे इक्वेशन में लिखा हुआ है, सिर्फ टी लिखा हुआ है। हाँ 6t लिखा हुआ है जैसे। हाँ ठीक है, 6t का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, 6t का डिफरेंशिएशन 6 होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा होगा? तो देखो dt 6t, तो तो मतलब 6 यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो 6 एज इट इज करो तो ये 1 होगा, तो 1 dt इंटू बाई 6 dt विल बी का। 6। हाँ, dt बाई dt तो 1 हो गया, वैसे भी समझ में आ रहा है कि भाई ये कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो जी 1 इंटू 6 तो 6 ही रह जाएगा ना सर। जी जी। ठीक है, अब आते हैं हम धीरे धीरे कुछ खास बातों पर। अब मेरी सर बात इसको एक ध्यान बार से लिखने सुनिएगा। दीजिए सर। ठीक है सर, लिख लीजिए। सर एक सेकंड लगे। हाँ
तो हो गया सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं सारे जो पॉइंट्स हैं उसको वो कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात सर, हमने बोला कि अगर हमें एवरेज स्पीड या वेलोसिटी निकालना है, अगर हमें पोजीशन गिवन है x, गिवन है x, और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमने बोला कि अगर x से हमें वेलोसिटी चाहिए, x है गिवन और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हमने बोला कि डिफरेंशिएट कर दो, dx by dt कर दो। अच्छा, अगर वेलोसिटी गिवन है और हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, dv by dt करेंगे और v dv by dx करेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा वो करेंगे। अगर सर इसी में उल्टा जाना हो, मतलब एक्सेलरेशन गिवन हो और मुझे वेलोसिटी निकालना हो, तो क्या करेंगे? तो इस केस में बेटा इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। अगर वेलोसिटी गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फिर से क्या करेंगे? इंटीग्रेट। क्यों करेंगे? अभी मैं रीजन समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt है बेटा, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि dx इज इक्वल टू v dt है सर। इसका मतलब हुआ कि छोटा सा चेंज इन पोजीशन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू v dt। तो अगर मुझे टोटल पोजीशन का चेंज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा सर। नहीं आया यार, ये पॉइंट समझ नहीं आया। अरे सर हाँ ना बोलो सर। सर अगर मुझे वेलोसिटी, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी चाहिए, तो डिफरेंशिएट करूंगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे वेलोसिटी दे दे और डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो क्या करूंगा सर? तो इंटीग्रेट करूंगा। समझ आई बात? यस सर। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी पता है, तो dx निकालने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, dx इज इक्वल टू v dt। तो ये dx का मतलब और dt का क्या मतलब है? तो dx और dt का मतलब है बहुत छोटी सी वैल्यू। तो अगर मान लो मुझे टोटल चेंज चाहिए या टोटल वैल्यू चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये, इसका मतलब है किसी इंस्टेंट पे ये वैल्यू आई है। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि बताओ 10 सेकंड्स में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो इंटीग्रेट करोगे ना सर। यस समझ रहे सर। हैं आप? 10 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है वो निकालने के लिए तो आप इंटीग्रेट करेंगे। इसी सर तरह से अगर मान लो कि आपको, हाँ बोलो। सर ये इसका रिवर्स ऑपरेशन होता है ना, इंटीग्रेशन। रिवर्स, बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बोथ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। इसीलिए जब आपने वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसके लिए आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। इसी तरह से सर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्सेलरेशन गिवन है एज dv by dt, तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? dv इज इक्वल टू a dt करूंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है। मतलब अगर मुझे उल्टा जाना है ना, उल्टा, तो मुझे इंटीग्रेट करना है, और अगर मुझे सीधा जाना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना है। मतलब अगर मुझे x गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएट करूंगा। वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए, डिफरेंशिएट करूंगा। बट उल्टा जा रहा हूं, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी चाहिए, तो इंटीग्रेट करूंगा। वेलोसिटी गिवन है और x चाहिए, तो फिर से इंटीग्रेट करूंगा। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व, राइट? ये छोटा सा बेसिक पॉइंट है। अब इस पे मैं क्वेश्चन सिखाता हूँ आपको। ठीक है। कहीं पर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है, कहीं पर इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, और कहीं पर दोनों भी करना पड़ सकता है। अब जो मैं सिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, तो आप इसको सीखिए। ठीक है। कैन आई इरेज दिस? अभी लिखना है। मिटाऊं इसको? अच्छा, लिख लीजिए। अब आगे बात करूं सर? यस सर। ठीक है, मेरी बात सुनिए। जैसे मैं अब आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। देखिए,
मैंने आपको दिया v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x इज पोजीशन। x क्या चीज है? पोजीशन है। और ये जो v है दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है सर कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, और किसके टर्म्स में चाहिए? x के टर्म्स में, मतलब पोजीशन के टर्म्स में। कौन बताएगा कि कैसे सोचें हम? मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी गिवन है, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो सर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? मुझे एक्सेलरेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से सुनो सर, एक्सेलरेशन निकालने का दो तरीका है, या तो dv बाई dt है, या एक्सेलरेशन निकालने का एक दूसरा तरीका है v dv बाई dx। मुझे कौन बताएगा कि दोनों में से कौन सा यूज करूं मैं? सर डीवी सर बाई वी डी डीवी बाई एक्स। वेरी गुड, v dv बाई dx, बिकॉज यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी गिवन है पोजीशन वो गिवन है। पोजीशन के टर्म्स में गिवन है। बहुत बिल्कुल सही बात। तो हम एक्सेलरेशन को सिंपली क्या लिखेंगे सर? v dv बाई dx, मतलब इसको हम लिखेंगे v की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर, और dv बाई dx करना है तो मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी करना है, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वुड बी 2x। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई सर? 2x का क्यूब। दिस इज योर एक्सेलरेशन। खत्म। कोई कष्ट वाली बात? नहीं सर। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सर आपने तो बताया था कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो वही तो करा है, इसको डिफरेंशिएशन ही तो कहते हैं सर। क्या तो एक्सेलरेशन। अब बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो। मेरा इंटीग्रेट। सर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं, हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के केस में तो हम डिफरेंशिएट करेंगे ना। इंटीग्रेट तो तब करते हैं जब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, अभी आता हूं मैं उस बात पे, पहले ये समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब इसी में जैसे मैं उल्टा दे दूं क्वेश्चन, मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लेट्स से इट इज एक्स क्यूब। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्स क्यूब है। अब मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब मैं आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स मतलब वेलोसिटी चाहिए मुझे, और किसके टर्म्स में चाहिए? एक्स के टर्म्स में। अब मुझे बताइए अब क्या करेंगे आप? अब डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे? सर इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन की। और इंटीग्रेट में किसको इंटीग्रेट करेंगे? मतलब एक्सेलरेशन के लिए आप dv बाई dt लिख के इंटीग्रेट करेंगे या v dv बाई dx लिख के? सर बी डीवी बाई डी एक्स। v dv बाई dx। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पोजीशन के टर्म्स में होना, तो आप हमेशा एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला पोजीशन के टर्म्स में लिखेंगे। आप इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब आप इस बात को ऐसे लिखेंगे v dv इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए सर। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं। अगर कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप x टू द पावर n dx का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर v dv है, तो v पे पावर कितना है? 1। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पर x क्यूब है, मतलब x का पावर कितना है? 3, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 4 बाई 4। इज इट क्लियर? 2 टू द 4। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2। हमें क्या चाहिए था? वेलोसिटी चाहिए था। तो वेलोसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, और वेलोसिटी कैन बी रिटन एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2। हाँ ना बोलो। जी यस सर। यस सर। कोई कष्ट हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पूछ सकते हो, बिल्कुल बिंदास। हाँ बोलो सर। सर बी डीवी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, डीवी बाई डी एक्स क्यों लिख रहे थे? ये वाला पॉइंट नहीं समझ में नहीं नहीं, एक्सेलरेशन dv बाई dx नहीं होता। एक्सेलरेशन या तो dv बाई dt होता है बेटे, या एक्सेलरेशन v dv बाई dx होता है। dv बाई dx नहीं होता एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या तो v dv बाई dx होता है, या एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। अच्छा, v dv बाई dx क्यों होता है वो अभी बताया था, मैं दोबारा बता दूंगा उस बात को, पहले इसको नोट कर लो। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं दोबारा वो पॉइंट रिपीट कर देता हूँ।
जो मैंने अभी बोला था। नोट कर लिया सर इसको? नो सर। जी सर। नो सर अभी हो रहा। थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए सर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। यस सर हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जिसको ये कंफ्यूजन था सर वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन v dv by dx क्यों लिख रहे हो, तो देखो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला तो यही है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब dv by dt। अब इसको हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड किया, ये मैंने पहले भी बताया है आज ही। इसको अगर मैं अपनी तरफ से dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दूं सर, ऐसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ सर, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी से डिवाइड कर रहा हूँ तो पॉसिबल है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बेटे, जिसने मुझसे अभी पूछा था वो बताए, dx by dt। इसको मैं dv by dx ऐसे भी लिख सकता हूँ ना? यस सर। अगर मैंने dx by dt लिखा तो इसी dx by dt को तो वेलोसिटी कहते हैं, and this velocity will be equal to v dv by dx। did you understand? यस सर। इसीलिए मैंने बोला कि एक्सेलरेशन को या तो आप dv by dt लिखेंगे या एक्सेलरेशन को आप v dv by dx लिखेंगे। ठीक है, आते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, रुक एक जाओ दो और क्वेश्चंस। एक सेकंड। अरे ये पहले भी लिखा है, तूने पीछे भी फॉर्मूला लिखा है वैसे तो। बस। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सर। कहीं पर डिफरेंशिएशन करना हो सकता है, कहीं पर इंटीग्रेशन। ऐसे क्वेश्चन में कहां पर क्या करना होगा उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, v इज इक्वल टू a अंडर रूट x वेयर a इज कांस्टेंट, वेयर a इज कांस्टेंट। a हमारा जो है वो कांस्टेंट है और x का मतलब फिर से क्या है, x का मतलब क्या है बेटे, आप लोग बताएं। x क्या चीज है? पोजीशन है सर। पोजीशन है, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। और v क्या चीज है? वेलोसिटी। 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 ठीक, बहुत बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुने, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब आपको पोजीशन जो गिवन है वो वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन गिवन है ना। अब आपको यही पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी कह लें आप, उसको निकालना है आपको एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ वो रिलेशन निकालना है। समझ में आई बात? मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए, बट कैसे चाहिए, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी वो कैसे गिवन है, एज अ फंक्शन ऑफ v। फंक्शन मतलब इन टर्म्स। अभी v के टर्म्स में मुझे x पता है, अभी मुझे x चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम। समझ गए आप मेरी बात? तो कैसे निकालेंगे सर? मेरी बात समझे या नहीं समझे, पहले ये बताओ। सर एक बार रिपीट करेंगे? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने आपसे बोला कि मुझे जो वेलोसिटी गिवन है वो किसके साथ गिवन है, x के साथ। मतलब वेलोसिटी चेंज होगी जब x चेंज होगा, ये तो वेलोसिटी और x का रिलेशन है ना। मुझे अब रिलेशन चाहिए x का विथ टाइम। ये इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि भाई x का रिलेशन निकालो, वेलोसिटी के साथ नहीं, टाइम के साथ। अब समझ में आई बात? यस सर। अब देखो, सबसे पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं पर इंटीग्रेशन करना हो सकता है, कहीं पर डिफरेंशिएशन। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। पहली बात मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी को मैं dx by dt लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और a याद रखना कांस्टेंट है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू dx by अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई dt। देखो अगर आपको समझ में आई हो बात तो। यस सर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए, दोनों तरफ। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं आपको। ये अंडर रूट एक्स है ना, तो अंडर रूट एक्स का मतलब अंडर रूट लगाओ तो इसका मतलब होता है पावर 1/2 है। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप देखना चाह रहे हो तो dx अपॉन x पे पावर 1/2 इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर a कांस्टेंट है तो a को बाहर कर दो तो इसको मैं dt लिख सकता हूं। देखो कांस्टेंट को हम एज इट इज रहने देते हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर है?
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना जरा, x पे पावर -1/2 dx इज इक्वल टू a dt। नहीं आया ना तुम्हें भाई, x पे पावर जो है वो नीचे है तो पॉजिटिव है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा क्या, ये बचपन में यस पढ़ाया सर। जाता है 7th 8th में। इसको लॉ ऑफ इंडाइसिस कहते हैं कि अगर कोई चीज नीचे अगर उसका पावर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाके वो निगेटिव हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में वो निगेटिव था उसका पावर तो न्यूमरेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा पावर। इज इट क्लियर? तो अगर मैं Yes. इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लो। Yes, इंटीग्रेशन sir. का Two फॉर्मूला क्या, root x. हाँ बिल्कुल सही बात, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है भाई जो भी है पावर उसमें 1 ऐड कर लीजिए और वही नीचे लिख दीजिए -1/2 + 1 और a एज इट इज। और dt का इंटीग्रेशन होता है सर t, dt का इंटीग्रेशन होता है t। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा x पे पावर 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 80। गलत तो नहीं बोल रहे हैं मास्टर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 2x पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 80। हाँ ना बोलो? यस। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा सर? फाइनल आंसर अगर इसका देखो तो 2 को भी उधर लेके चले जाओ तो आप ये, और 1/2 को हम √x भी कह सकते हैं, जो मर्जी आपकी वो कह लीजिए। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ यहीं पे कि इसका फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ √x इज इक्वल टू a t डिवाइडेड बाई 2। मेरे हिसाब से तो ये फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द रिलेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अगर आप में से किसी को भी कोई इशू है तो पूछो, ये रिलेशन है सर पोजीशन और टाइम का। मतलब हमें वेलोसिटी के साथ पोजीशन का रिलेशन गिवन था, मतलब x का रिलेशन वेलोसिटी के साथ गिवन था, मैंने उसी x का रिलेशन किसके साथ निकाला है, टाइम के साथ। सर कुछ पूछना है तो पूछिए। हो गया सर? नो सर, अभी हो रहा है सर, एक मिनट। ठीक है, हो गया सर। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन कर लो आज। सर इरेज करूं इसको? यस सर। जी सर। ठीक है, अब ओके, अब मेरी बात सुनिए, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अब और थोड़ा कठिनाई बढ़ाते हैं। हमें गिवन है वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी और t मतलब टाइम। सवाल क्या है, सवाल सुनिए, फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x मतलब पोजीशन, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है t के टर्म्स में, आपको एक्सेलरेशन निकालना है सर। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। अब सवाल और अच्छा हो गया भाई, वेलोसिटी गिवन है टाइम के टर्म्स में, अगर मुझे ये कहता है कि एक्सेलरेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ टाइम तो बड़ा आसान होता है। एक्सेलरेशन के लिए हम करते हैं dv/dt, तो ये हो जाता सर, इसका डिफरेंशिएशन करते तो ये 2t हो जाता, तो एक्सेलरेशन सिंपली 2t हो जाता, तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम आ जाता। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा कि एक्सेलरेशन मुझे t के टर्म्स में बताओ, नहीं, मुझसे वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन तो बताओ बट किसके टर्म्स में बताओ सर, किसके टर्म्स में एक्स बताओ के सर, एक्स पोजीशन के में। टर्म्स में। अब कहानी बदल दी उसने, कहानी बदल गई सर, अब एक्स के टर्म्स में बताओ। तो कैसे करें सर? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना यह है कि पहले तो हम एक्स निकालें, हमें वेलोसिटी पता है ना, तो एक्स निकालो पहले। एक्स निकालने के लिए पहले हम ऐसे लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो बता सकते हो सर। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ t²dt, इसका इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड्स। तो सर dx का इंटीग्रेशन x और ये t² मतलब ये t³/3। यहां तक मेरी बात अगर हजम हुई हो तो बताइएगा। यस सर। यहां तक क्लियर है सर? यस सर। ठीक है, अब इस x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी आ जाएगा क्या?
वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx by dt। देखना बेटा, अगर नहीं समझ में आया पूछना। मतलब इसका मतलब d by dt ऑफ t क्यूब by 3। इसका मतलब मैं इस बात को लिख सकता हूँ 1 by 3 एज इट इज रहने दो, t क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये t स्क्वायर आ गया। सर नहीं आ रही बात समझ में? आ गई सर। या आप ऐसे सोच सकते हो, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो मेरी मेरी एक बात समझो। मुझे एक बात बताओ, मुझे x की वैल्यू किसके टर्म्स में मिल गई? t के टर्म्स में। मेरे को एक यहीं से सिखा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t क्यूब इज इक्वल टू 3x बेटा? इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ से t की वैल्यू को अगर लिखा जाए तो t की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 3x पे पावर 1/3। अगर ये इधर ले जाऊं पावर को तो ये पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ना इस पे। अगर स्क्वायर होता है तो पावर रूट आ जाता है, मतलब 1/2। तो अगर क्यूब हटाऊंगा तो इधर 1/3 लगाऊंगा। क्या बोलते हो दोस्त? यस सर। बोल लो थोड़ा, पक्की बात है एकदम। हम्म। इस t की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, ये वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा। देखो वेलोसिटी यहाँ पर t की जगह या इसको रख दो तो 3x टू द पावर 1/3, और यहाँ पर t का स्क्वायर है तो ये 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 3x टू द पावर 2/3। ये देखो वेलोसिटी किसके टर्म्स में आ गया? x के टर्म्स में आ गया क्या? देखो तो कहीं पर भी यस सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत है पूछ सकते हो। तो जस्ट सर अगर वेलोसिटी x के टर्म्स में आ गया तो एक्सेलरेशन v dv by dx नहीं लिख सकता? सर यहाँ पर नहीं लिख सकता था डायरेक्ट में ऐसा, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में था। तो मैंने पहले वेलोसिटी को x के टर्म्स में कन्वर्ट किया। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ v dv by dx, मतलब 3x टू द पावर 2/3। डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे? तो डिफरेंशिएशन इसी टर्म का करेंगे 3x पे पावर 2/3। देखो दोस्त, अगर आपको समझ में आई हो तो बताओ। सर, ये लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया सर। फिर से मेरी बात सुनो बेटा, मेरे को एक बात बताओ। ये वाला जो हमने ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू दिख रही है आपको? ये वेलोसिटी किसके टर्म्स में निकल आया? सर एक्स के वेलोसिटी का टर्म में आ रिलेशन किसके? x के टर्म्स में आ गया। अब आपको मालूम है कि जब भी वेलोसिटी x के टर्म्स में पता हो आपको, तो एक्सेलरेशन लिखने का तरीका v dv by dx होता है या नहीं होता है? अब ये बताइए। यस सर। v dv by dx, v की वैल्यू 3x टू द पावर 2/3, और फिर क्या करना है? dv by dx भी करना है। इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अब बताओ कुछ हजम हुआ है? यस ये 3x पे पावर 2/3 तो ऐसे ही रह गया ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन मैं बता देता हूँ आपको। 2/3, 3x पे पावर 2/3 माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा। एक एक स्टेप बता देता हूँ। 2/3 माइनस ऑफ 1, ये तो इसके अंदर का डिफरेंशिएशन हुआ। आगे इसके अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। बाकी इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए वो फाइनल आंसर है। क्या कौन सा स्टेप बताना है? फिर से बताइए। सो क्या सो सर ये कुछ हजम हुआ है? बताइए। अरे मेरी आवाज आ रही है बच्चों? अहमद, गुलजार, शाहवेज, समीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, आ रही है। क्या ये समझ आया है? ये ज्यादा कठिन हो गया? आ गया सर। सारे बताओ सर, सारे के सारे भाई। सारे बच्चे बताओ, मुझे नहीं पता कौन कौन सा बच्चा है। समीर, समीर तेरा माइक ही ऑन ना हो रहा है। समीर, जी सर। ये क्लियर? अच्छा तुम्हारा ही था। शाहवेज, यस सर। क्लियर हुआ है भाई? कोई सर कष्ट है, कोई कठिनाई है तो बताओ बिंदास। गुलजार और अहमद, बोलो। आइडेंटिटी लगी है क्या? से बाद में कहाँ पर थ्री आ बेटे? गया, सबसे एंड में कहाँ थ्री आ पर? गया। हाँ अच्छा, वो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ वो मैं बता देता हूँ। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? तो रुक सर जाओ। अभी हो रहा है। अच्छा करो। मैं ये डिफरेंशिएशन तुम्हें अलग से सिखा देता हूँ अभी। मुझे मालूम है डिफरेंशिएशन में कठिनाई आई होगी तुम। फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया, फॉर्मूला लग गया n-1 वाला, फिर बाद में थ्री आ गया। हाँ, ये 3 क्यों आया वो रीजन समझाते हैं। इसको चेन रूल कहते हैं। कभी ना तो जो सिर्फ नीट वाले हैं उनको कभी अलग से बिठा के मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा दूंगा जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे तो। बट अभी फिलहाल ये सुन लो। ये जो है ना, ये 3x टू द पावर 2/3, इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया ना d by dx,
तो ये हमने लिखा 2/3, ये तो फॉर्मूला लगाया 3x टू द पावर 2/3 माइनस 1, ये तो फॉर्मूला लगाया। यस सर। बट एक बात सोचो, इसके अंदर जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन हुआ क्या? ये तो आपने पावर के साथ जो भी करा ना, बट अंदर जो x है उसका डिफरेंशिएशन किया आपने नहीं? बस होने ये होल का किया ना आपने, ये पूरे का डिफरेंशिएशन लिखा, पूरे का, होल का है ये। बट होल के अंदर क्या है, 3 और x दोनों है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसके, तो फिर फर्दर हम लिखेंगे d/dx ऑफ 3x। ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। पावर के डिफरेंशिएशन के बाद हम क्या करेंगे, फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो इसके अंदर क्वांटिटी है। यार तुम्हें नहीं आया तो सर इससे पहले ऐसा क्यों नहीं करा था? इससे पहले हमने इसलिए ऐसा नहीं करा था क्योंकि जब हम 3, जैसे हमारे मान लो अगर ये 3x² लिखा होता तो हमने डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट क्या किया था, 3 को एज इट इज रहने दिया और dx/x² कर दिया था। बट अगर ये 3x का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा ये पूरे दोनों का एक साथ हुआ ना। बट दोनों का एक साथ हुआ, बट इन दोनों का इंडिविजुअली भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 3x टू द पावर 2 - 1, ये तो पूरे का हुआ। इसके अंदर जो है उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसके लिए आप फिर से करोगे d/dx ऑफ 3x। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। इसको चेन रूल कहते हैं सर। कुछ कुछ हजम हुआ है, कुछ सर कुछ। हाँ बोलो। सर ये लास्ट स्टेप में a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन जो आया सर 2/3 -1, यहाँ से कैसे आ गया सर -1? आपने तो प्लस बताया था ना सर डिफरेंशिएशन में। वो इंटीग्रेशन में बताया था, तू कंफ्यूज हो गया। अच्छा इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड होता है और नीचे भी वही लिखा जाता है। डिफरेंशिएशन में तो बेटा माइनस करते हैं ना, x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ठीक। करेंगे तो nx टू द पावर n - 1, तो ये करा है। और कोई इशू बेटा? तो सर ऐसे और भी सवाल हैं, बट आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक तो है? अभी रुक जाओ, हाँ नोट करने दो फिर। कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में याद रखो डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, इंटीग्रेशन भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों साथ में भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो प्रैक्टिस के साथ समझ में आता है कि कौन सी चीज कहां पर क्या अप्लाई होगी। तो अभी अगर आप कंटिन्यू करेंगे आगे तो कुछ और भी मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिस पर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, फिर आगे की बात होगी। तो आज इतना ही सर, आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? ओके सर। तो सर मैं लीव नेक्स्ट कर क्लास रहा हूँ यही से सर। कंटिन्यू हो जाएगी ना सर? हाँ यहीं से हो जाएगी, बिल्कुल यहीं से हो जाएगी।